अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहूँगा और आप लोगों को जैसे कि पता है कि जनाब आप लोगों का जो ई कैट का जो टेस्ट है वो पोस्टपोन्ड हुआ है। यार एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताऊं कि माशाल्लाह से ऐसी वो चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यार ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ये किसी के पेपर कैंसिल हो जाना, पेपर कैंसिल होने के बाद उनकी प्रमोशन भी हो जाना, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खैर अल्लाह ताला से मैं अगेन पहले तो ये सुनने को आता था कि यार टीवी देखना पड़ता है, टीवी पे इतने लोग हैं, इस बंदे को कोरोना हो रहा है, इस बंदे को कोरोना नहीं हो रहा। बट तो अब तो अपने सर्कल के लोगों के अंदर, अपने जानने वालों के अंदर डेथ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक चीज़ की जो रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, मैं लेक्चर के शुरू में आप लोगों से यही करूंगा कि यार जब हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना मेरा बेटा। तो दुआएं इंसान की तकदीर भी बदल देती हैं, दुआओं से ही इंसान बनता है और दुआओं से ही इंसान बिगड़ता है। तो मेरा बेटा बड़ी मज़ेदार बात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, खैर ये बात मैंने बाद में कर लेनी चाहिए, पहले मैं आप लोगों को देख लूँ कि क्लास में कितने लोग लाइव हैं। जी बड़े कम स्ट्रेंथ हो चुकी है, आई डोंट नो क्यों। तो खैर ये चीज़ बता रहा था कि आप लोगों ने हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा बेटा जहाँ तक मुझे सुनने को आया, मेरा एक दोस्त था, हमारे साथ कोलीग था, वो पढ़ाता था, लेकिन इतना मैंने सुना है कि रात को, कुछ दिनों के पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की रात को 2 बजे उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में और सुबह 8 बजे उसकी डेड बॉडी उसके घर में आ चुकी है। तो मेरा बेटा जिसके घर में लाश आती है या जिसका जवान बेटा इस दुनिया से जाता है, वो बड़े अच्छे से जानता है कि उस तकलीफ़ को, उस दर्द का जो एहसास है वो क्या होता है। तो मेरा बेटा बहुत से लोग इवन के हम बहुत से गलत कलमात मुंह से निकाल देते हैं कि जैसे कि यार बड़ा अच्छा हो रहा है, कोरोना बढ़ता जाएगा तो टेस्ट नहीं होगा। तो मेरा बेटा आप अल्लाह ताला की जो एक तरह अल्लाह ताला की तरफ से चाहे आजमाइश है, चाहे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, जब अल्लाह ताला आप उस चीज़ को दावत दोगे तो ज़हरी सी बात है फिर अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमेशा अल्लाह ताला के सामने झुके रहते हैं जो इंसान, इवन के अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, उस दुनिया के बाद आखिरत में हर एक इंसान के बारे में एक ही चीज़ क्लियर कर दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ये चीज़ बता दी थी कि अल्लाह के यहाँ अगर कोई किसी बर्तरी के मुकाम पे है, अल्लाह के यहाँ अगर किसी का स्टेटस है, अल्लाह के यहाँ अगर किसी बंदे को प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो उस इंसान को जितना ज़्यादा वो हम्बल है, हम्बल का मतलब होता है मेरा बेटा आजिज़ होना, इंसारी होना, उसके अंदर गुरूर ना होना। और गुरूर के बारे में अल्लाह ताला ने यही फरमाया था कि गुरूर करने की जो सिफ्त है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और अगर कोई सिफ्त मेरी मुझसे छीनेगा तो मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो मेरा बेटा हम लोग बड़े बोलते हुए कभी कभी कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे कलमात मुंह से निकाल देते हैं जो कि बाद में हमारे लिए परेशानी भी बन जाते हैं, बाद में हमारे लिए क़यामत बन के टूटते हैं, बाद में हमारे लिए परेशानी होती है, बड़ी तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ता है। तो मेरा बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखा करें कि अल्लाह ताला से जब भी मांगना है, अल्लाह ताला के सामने जब भी हाजिर होना है, हमेशा हम्बल होना है, हमेशा हम्बल होना है, आंखें झुकी होनी चाहिए, शर्मिंदगी जहन में होनी चाहिए। कोई भी इंसान किसी को यह चीज नहीं कह सकता कि को कितना बुरा या कितना अच्छा है। इस बात का फैसला मेरे खुदा ने करना होता है कि कौन कितना अच्छा या कौन कितना बुरा है। तो आप इस चीज को कभी भी ग्रेडिंग नहीं कर सकते। इंसान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो किसी के बारे में फाइनल स्टेटमेंट दे सके कि कौन कितना अच्छा या कितना बुरा है। इस बात का फैसला जिस खालके कायनात ने हमें पैदा किया है वही करेंगे। तो इसलिए मेरा बेटा कोशिश किया करें ज़िंदगी में, मेरा बेटा आप लोग हमेशा बड़े अच्छे नंबर भी ले लोगे, माशाल्लाह अच्छे इंजीनियर्स भी बन जाओगे। बट क्या अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो लानत है ऐसी ज़िंदगी के ऊपर। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने अपने माँ बाप को कितना प्रोटोकॉल देना है, अपने टीचर्स को कितना प्रोटोकॉल देना है, अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देनी है, जब हम रिश्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं, रिश्तों को अहमियत देते हैं, तब जाके हमारे अंदर एहसास पैदा होता है, तब जाके एक्चुअली हम लोग इंसान होते हैं। और जिस इंसान में एहसास ना हो, जो इंसान अपने साथ मुखलिस नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा, वो किसी दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। जो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में सिंसियर नहीं है, वो अपनी माँ बहन के बारे में, अपने भाइयों के बारे में भी कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी इंसान को सिंसियर देखना हो कि वो कितना रिलेशनशिप्स को या कितना अपने रिश्तों को, कितना अपने तल्लुकात को अच्छा लेके चलेगा, वो इस सिर्फ और सिर्फ उसको जज करने का एक ही तरीका है कि उसकी ज़ात के साथ वो देख लो
लो कि वो अपने साथ कितना मुंसलिक है। जो इंसान खुद के साथ मोहब्बत करना जानता है ना मेरा बेटा, वो दूसरों के साथ भी मोहब्बत करना जानता है। जो खुद का नुकसान उसको खुद नहीं पता कि वो अपनी जात की खुद ही बदगोइयां करके अपने आप को खुद ही बुरा भला कहता है। जो इंसान खुद को इज्जत नहीं दे रहा तो दूसरे कभी भी उसको इज्जत नहीं देंगे। तो ये चीज याद रख ले कि जो आप है मेरा बेटा, आपके अलावा कोई नहीं है। हर इंसान में अल्लाह ताला की जात ने एक ऐसी खूबी पैदा की होती है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती, जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती। तो अगर जिंदगी में मेरा बेटा आप लोगों ने खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो दो चीजें हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला की जात आपके साथ जो भी करती है वो बेहतरीन करती है। आपको अल्लाह ताला की जात पे स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि जो भी होगा वो अल्लाह ताला की जात ने किया है और वो मेरे लिए बेहतरीन है। तो फिर बीमारी का होना, किसी अपने का इस दुनिया से चले जाना आप लोगों को एक तसल्ली दे के रखेगा कि हां, ये दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, हर चीज ने यहां से चले ही जाना है। तो मेरा बेटा जब हर चीज यहां से चली जाएगी तो मेरा बेटा अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखो। और दूसरी ये चीज कि आपने कभी भी अपनी जात को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं मेरा बेटा, हम अपनी ही इंसल्ट कर रहे होते हैं। आप ना तो किसी से सुपीरियर हैं और ना ही किसी से आपके पास किसी से इंफीरियर आ रहे थे। तो मेरा बेटा अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जीते रहो। और मेरा बेटा मैंने तो यही कोशिश की थी कि हाँ, आप जो डेफिनेटली मैं अपनी जो स्पीड है लेक्चर्स की और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा कम कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि अब आप लोगों को मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ कल से खेलना शुरू करूंगा कि एक टॉपिक के ऊपर ही हम डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डिफरेंट तरह के उसमें से निकालेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो मेरा बेटा ये चीज, हाँ, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। आप लोगों का मेरा सिर्फ और सिर्फ अगेन यही मकसद था कि जो अगेन बार बार एक स्पीड के साथ हम लोगों को चीज़ों को लेके चलते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यार हमारे जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी कि 6-7 को मॉक टेस्ट है और 13-14 को आप लोगों का फाइनल टेस्ट है। तो मेरे बेटे थोड़ी सी बात, जरी सी बात है कि हमारे पास हमें टाइम स्पेन मिल चुका है, तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो भी करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स को लेके उन टॉपिक्स के ऊपर, मैं अभी तो पहले चैप्टर्स की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि उन टॉपिक्स के ऊपर मेरा बेटा हम लोग डिटेल वे में जाके उनको डिस्कस किया करेंगे। जी मेरा बेटा, ब्रेक का टाइम भी मिलेगा, ये कल से बात हो चुकी थी। और अल्लाह ताला से मेरा बेटा मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि यार अल्लाह ताला इंसान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बस ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी मुश्किल में इंसान को फंसा दे और जब तक खुदा ना चाहे इंसान जो मर्जी कर ले नहीं निकल सकता। लेकिन आप लोगों ने हमेशा बेटा ये चीज़ याद रखनी है, एक्चुअली व्हेन आर यू टॉकिंग, व्हेन आर यू स्पीकिंग, जब भी आप कुछ करते हो, बोलते हो, खाते हो, पीते हो, एक्चुअली आप लोगों की जो अपग्रोइंग है वो रिप्रेजेंट करती है कि आप कितने अच्छे ग्रूम हुए हो। क्लास आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, अपनी सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको अल्लाह ताला की ज़ात इतना अता करती है, हालांकि उन्होंने जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की होती। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो रीज़न होती है मेरा बेटा वो यही होती है कि वो लोगों की दुआएं लेते हैं। और जब तक आप किसी को, मैंने कल भी एक लाइन पढ़ रहा था कि जब हम बगैर किसी लालच के किसी इंसान पे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि किसी गरीब की मदद करते हैं और हमें पता होता है कि यार ये बंदा कभी भी रिवॉर्ड में आपको कुछ नहीं दे सकता, इसे कहते हैं नेकी करके दरिया में डाल देना। कि जब आपको पता नहीं है कि इसका किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड, हाँ रिवॉर्ड मैं फिर भी कहता हूं कि जब रिवॉर्ड की बात होए तो रिवॉर्ड मेरा बेटा, इंसान तो किसी को किसी की मेहनत का रिवॉर्ड दे ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की इतनी औकात ही नहीं है। इंसान की जो औकात है वो एक गंदे खून के लोथड़े से बना हुआ एक इंसान है। जब गुरूर में आता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी औकात भी जरूर याद करवाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी अल्लाह ताला की सिफात हैं। सिला मांगना है तो अल्लाह ताला की जात से मांगो, किसी इंसान से नहीं। अपनी परेशानियों को हल मांगना है तो अल्लाह ताला की जात से मांगो। सो मेरा बेटा अगेन हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर से मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन था मेरा खैर यही था कि आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की जनरल बातें भी की जाएं, और उसी के साथ साथ कल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डेफिनेटली एक एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बात किया करेंगे। वीडियो स्टक हो रही है, ज़रा देखिएगा वरना कोई इस तरह का वीडियो एरर आ रहा है।
ये कमेंट सामने खींचेगा बट ओके मेरा बेटा, तो हम रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर का कुछ समराइज पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिखूंगा और उसके बाद उससे रेलिवेंट क्या एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनके बारे में मेरा बेटा बात करेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो भी साथ साथ चलता जाए। लेकिन कल मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि कल से मैं आप लोगों के सामने एक स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके आया करूँगा। हर चैप्टर का कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर कुछ लोग आप लोगों में से जानते होंगे एमटी कैट में जो बच्चे हमारे पास हैं तो उनको ये चीज़ क्लियर होगी कि उन बच्चों का हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 की ही बात किए जा रहा हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेके 3 दिन के अंदर मैंने उनको सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही पढ़ाया था। तो इट टोटली डिपेंड करता है कि मेरा बेटा कि टाइम क्या होता है, टाइम कैसे लेके चलना होता है। तो डेफिनेटली ये बातें दिन ब दिन होती रहेंगी। और आप लोगों का जो ग्रूमिंग का सेक्शन है, ग्रूमिंग सेक्शन यार सिंपली कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो धक्के खाए होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने बता देता है कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में कैसे चलना है, क्योंकि हर चीज़ से इंसान हमेशा एक रिजल्ट ज़रूर सीखता है। जी मेरा बेटा, आप मुझे बताएं कि क्लियर आ रही है, कमेंट सामने कर दें ताकि मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास अगर देखा जाए जी अगेन देखने जी मेरा बेटा कमेंट्स ही देख रहा हूँ, अगर वीडियो स्टक हो रही है तो मुझे बता दें। अब दोबारा से चेक किया गया है, राउटर रिकनेक्ट करवाएं। जी मेरा बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। आप देख लें, वेट कर लें। ठीक, जी मेरा बेटा अब क्लियर है, मुझे बताएं। और जब क्लियर होगा तभी उसी के बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा। आई थिंक सो क्या इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है मेरा बेटा, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा। जी मेरा बेटा क्लियर हो गया इशू, तो कमेंट्स दिखाओ ना यार फिर उसके अकॉर्डिंग। जब आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, स्ट्रिकिंग ख़त्म हो जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा। जी मेरा बेटा, तो हम यही बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आपके पास मटेरियल ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से हमने देखा कि रेजिस्टेंस है इसका लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, जिसकी लेंथ में चेंज होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। फार्मूला हमने लिखा कि न्यू लेंथ के लिए एन एल। जी मेरा बेटा, अब आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा, तो मुझे बता दें क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है इसको क्लियर करने में। कमेंट सामने करें सर प्लीज़।
फिर लैग कर रही है। इज एवरीथिंग ओके? तो देन प्लीज मेरा बेटा मुझे बता दें। जी मेरा बेटा क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगेन बात मेरा बेटा कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, बात कर रहे थे रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे थे। तो मेरा बेटा सबसे पहले रेजिस्टेंस को लिखे थे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है मेरा बेटा V/I। तो मैंने कहा ये मटीरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, और आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला बेटा वो ρL/A होता है। इसमें हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसका डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ, इनवर्स रिलेशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। और अगर हम बात करते हैं कि वायर को स्ट्रेच कर देते हैं तो हमारे पास वो NL आ जाता है, और R के जगह पे आपके पास मेरा बेटा N² R आ जाता है। सो अब मेरे बेटे हमारे पास जो टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर के लिए मेरा बेटा याद रखिएगा, अगर हम कंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो कंडक्टर का आपके पास रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है। मैथमेटिकली आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, T इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब मेरे बेटे आप लोग अगर देखो तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है जिसे हम RT कहते हैं, अब ये रेजिस्टेंस के जो क्रॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए देखा जाए तो ये अल्फा आपके पास मेरा बेटा पॉजिटिव आता है, जबकि अगर मैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करूं तो यही जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपके पास आ रहा है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। उसी के साथ बात अगर मेरा बेटा अगर आपकी वायर स्ट्रेस्ड की जाती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने हिस्सों में डिवाइड किया गया n के लिहाज से डिक्रीमेंट आ जाता है, जबकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो N² R के लिहाज से इंक्रीज होती है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। खैर इसका कोई MCQs करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो इसमें आप लोगों ने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि अगर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की बात की जाए हम उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होती है मेरा बेटा RA/L। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो ये मेरा बेटा आपके पास होता है ओहम मीटर। हमने ये बात की कि मेरा बेटा ये मटेरियल ऑफ वायर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेरा बेटा आप लोग जिनके सामने ब्लर आ रहा है तो अपना पेज एक दफा रिफ्रेश करके देख लें। मटेरियल ऑफ वायर, और दूसरी हमने कहा कि ये जिस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात करो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को कहा जाए। उसके बाद मेरा बेटा कंडक्टर के लिए जो आपके पास कंडक्टर मटेरियल्स की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि रेजिस्टेंस का था। इसी तरह कंडक्टर मटेरियल्स के लिए आपके पास रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात की जाए फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी का मेरे पास रिलेशन आता है मेरा बेटा वो इनवर्स रिलेशन आता है। टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल की। सर कैमरे का फोकस थोड़ा सेट कर दे, अगेन चेकिंग, ये जरा देखिए कैमरे के फोकस में कोई इशू है। अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो मेरा बेटा आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग मेरा बेटा ρT माइनस ρ0 इज इक्वल टू आता है आपके पास बेटा अल्फा ρ0 डेल्टा T की देखा जाए। इसमें मेरा बेटा अगर आप लोग देखते हो तो यहां से ये चीज याद रखना, जो आपके पास कंडक्टेंस होती है G जिसे हम लिखते हैं इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस हमारे पास मेरा बेटा रेसिप्रोकल होती है, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कुछ पॉइंट आप लोगों ने याद रखने। कंडक्टेंस हमारे पास रेसिप्रोकल है मेरा बेटा रेजिस्टेंस का,
जबकि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल है मेरा बेटा आपके पास रेजिस्टिविटी का, एक को सिग्मा से और एक को रो से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का, एक के आपके पास ओम मीटर आता है और एक का मोहम इनवर्स मीटर आ जाता है। सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. Conductivity is a reciprocal of resistivity and copper and silver जो हम सबसे बेस्ट कंडक्टर्स की यहां पे बात करेंगे, copper and silver are two best conductors. Copper and silver are two बेस्ट कंडक्टर्स जो हम यूज करते हैं इनके सिरेमिक्स मटेरियल्स के अंदर। अब वेरिएशन ऑफ अल्फा तो हम देख सकते हैं कॉपर के साथ टेम्परेचर की एक ग्राफ आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर एंड डिसिपेशन एंड रेजिस्टर्स के साथ हम लोगों ने जो टॉपिक्स की बात करनी है मेरा बेटा, वो टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम सीरीज कम्बिनेशन में बल्ब को जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने पावर का फार्मूला मेरे बच्चे पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेशन की मैं बात करूँगा, इसको ज़रा आप लोगों ने नोट फरमाना है तो फरमा लीजिएगा। रेजिस्टिविटी उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक डिसिपेशन रेजिस्टर्स की बात करूंगा। कल मैं आप लोगों को स्पेशली दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो टॉपिक ये होगा कि कम्बिनेशंस के अंदर एक्चुअली कैसे वेरिएशन होती है, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और बल्ब की जो इंक्रीमेंट है उसकी ब्राइटनेस में या जो डिक्रीमेंट है उसके ऊपर स्पेसिफिकली दो टॉपिक्स के ऊपर कल का पूरा इंशाल्लाह टॉपिक होगा। आज का आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी कि मे बी जो कल से जो क्लास का टाइम है वो ज़्यादा नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके पास 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी जब। और दूसरा ये कि मेरा बेटा आप लोगों का जो सिलेबस है, आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस अभी उसमें 4 से 5 दिन है, अगर वो कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा डेप्थ में जाके अगर बातें की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं तो थोड़ा स्पीड को भी स्लो कर लेंगे और ब्रेक वगैरह का जो टाइम है उसको भी इसके अंदर एडजस्ट कर लिया जाएगा। आपके जो टेस्ट सेशन के टेस्ट हैं वो भी थोड़ी देर के लिए रोक दिए गए हैं ताकि बाकी जो टेस्ट हैं, बाकी जो आपका टॉपिक से कंसर्निंग बातें हैं वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। जी चौधरी साहब, ऐसे ही होगा। आपका जो मुझे सजेशन है वो बड़ी अच्छी लगी थी और कल के लिए मैंने इसलिए आपके सजेशन पे ही गौर करते हुए यही चीज़ रखी है कि कल मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाऊंगा। और मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक अब कुछ स्पेसिफिक हर चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा करेगा। सो इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स। यार कुछ ऐसे ऐसे मज़ेदार टॉपिक हैं आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर मतलब अगर सिर्फ टॉपिक को कंसर्न किया जाए तो इंसान का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन वो एक माइंडसेट बना होता है अब सबका, जैसे कि यार ये ईकेट है, ईकेट में एक एक टॉपिक को एक दफ़ा छेड़ना ज़रूरी होता है, इसलिए सीरीज कम्बिनेशन। मेरा बेटा मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि बस सही है। अच्छा मेरा बेटा, तो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इसकी यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही बताना चाहूँगा कि आपके पास पावर का जो फार्मूला है मेरा बेटा V² R के होता है, इससे रेटेड पावर कहते हैं, P रेटेड, और जिसकी वैल्यू आपके पास जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी जो पावर रेटेड है वो हमारे पास इंक्रीमेंट कर जाए, उसके में इंक्रीज़ आ जाएगा। इसी के साथ साथ मेरा बेटा अगर हम बात करें स्टेप 2 के अंदर कि जितनी पावर कंज्यूम कब होगी, स्टेप 1 पावर कंज्यूम की बात करूं तो कंजप्शन के लिए जब आपने पावर का फार्मूला लिखना है मेरा बेटा वो लिखना है आप लोगों ने I²R। तो यहाँ पे देखो पावर का जो इसके साथ रिलेशन आ रहा है कंजम्पशन के अंदर वो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो P कंज्यूम के अंदर आप लोगों लिखोगे बेटा I²R। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर आ रही है कि आपके पास जैसे जैसे आप पावर को रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो कंजम्पशन पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर रेटेड पावर की बात की जाए तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ करने से रेटेड पावर भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के लिए आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि ब्राइटनेस का जो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है
कंजप्शन के साथ, कंज्यूम्ड के साथ, मैं ये बात लिख दूंगा, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। और ब्राइटनेस कब होगी? जब कंजम्पशन ज़्यादा होगी। कंजम्पशन ज़्यादा होगी जब आपके पास मेरा बेटा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब की बात करूँ मेरा बेटा, तो इसके लिए 2 पॉइंट लिखूंगा। जब बल्ब को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, हालांकि ये बड़ा डिटेल टॉपिक है जो कि मैंने कहा मैं कल ही इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। So increasing the number of bulb reduce the brightness of already present bulb। अगर हम number of bulbs को increase करते हैं by increasing the number of bulbs, by increasing the number of bulbs reduces the brightness of already present bulbs, reduces the brightness of ऑलरेडी प्रेजेंट बल्ब्स। सीरीज के अंदर आप जैसे जैसे बल्ब को बढ़ाते जाते हो, डेफिनेटली वो वोल्टेज डिवाइड होने से इनकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इफ द बल्ब्स ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर आर प्रेजेंट इन सीरीज, सबकी रेटेड पावर अगर डिफरेंट हो, इफ बल्ब्स of different rated powers are present in series, the bulb with smaller rated power glows brighter। जिसकी पावर the bulb with smaller रेटेड पावर ग्लोज ब्राइटर, क्योंकि उसकी कंजम्पशन मेरा बेटा ज़्यादा ग्लोज ब्राइटर। ये चीज़ आप लोगों ने मेरा बेटा याद रखनी है, इस पॉइंट को ज़रा ज़हन में रखिएगा। स्ट्रक प्रॉब्लम अगेन आ रहा है। सब ठीक है मेरा बेटा, कोई इशू नहीं है। आप लोग अपना पेज रिफ्रेश देखें। तो ये तो मेरा बेटा आपके पास आ गया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स का। अगर पैरेलल कम्बिनेशन, सेकंड पॉइंट बता दें। सेकंड पॉइंट में मेरा बेटा मैंने ये कहा कि अगर आपके पास डिफरेंट रेटेड पावर्स के बल्ब कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, तो जिसकी पावर सबसे रेटेड पावर कम होगी वो मेरा बेटा सबसे ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। और सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को जो चीज़ बताई वो यही है कि रेटेड पावर आपके पास इक्वल होती है वी स्क्वायर और आर के। रेटेड पावर जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा कम होगी, और रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी कंजप्शन भी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। और ब्राइटनेस और कंज्यूम्ड के वर्ड के दरमियान मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बताया है। अब मेरा बेटा इसके पैरेलल कम्बिनेशन की बात कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि ये वो टॉपिक है जिसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं। जब अब एक तो ये आ गया मेरा बेटा आपके पास कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, और एक आपके पास बल्ब की जो ब्राइटनेस है इन जनरली वो कब इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, उसके बारे में कल डिटेल लेक्चर होगा। और उसमें मैं बता दूं सर आउट ऑफ फ्रेम आ रहा है, क्या चीज़ आउट ऑफ फ्रेम आ रही है मेरा बेटे? सेकंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा। चलो मैंने बता देता हूं कि अगर डिफरेंट बल्ब्स के इफ बल्ब्स ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जिसकी रेटेड पावर सबसे कम होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। इसलिए मेरा बेटा, चले मैं बेटा अब ऊपर ही लिख लूंगा। सो अब बेटा बात करूं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ लाइट बल्ब की, तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ लाइट बल्ब में आप लोगों के पास जो रेटेड पावर का वही फार्मूला आ जाएगा कि वी स्क्वायर ओवर आर, और ब्राइटनेस और कंजम्पशन के दरमियान जो रिलेशन है वो भी बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन क्या होगा जरा देखें, ये वाले रिलेशन तो बिल्कुल सेम आएंगे कि आपके पास पावर रेटेड जब इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज करेगी, और जब पावर कंजप्शन आपके पास इंक्रीज कब, यहाँ पे सेकंड जो रिलेशनशिप आता है मेरा बेटा वो कंज्यूम्ड का भी बिल्कुल सेम आता है। कंज्यूम के लिए भी पावर का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपके पास पी कंज्यूम्ड है
वो मेरा बेटा आपके पास आ जाएगी V स्क्वायर ओवर R। इसका मतलब रेजिस्टेंस के कम होने से कंजम्पशन भी बढ़ रही है और रेटेड पावर भी बढ़ रही है। और ब्राइटनेस और कंजम्पशन का मेरा बेटा जो रिलेशन है वो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, कि जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। अब ये दोबारा से यही चीज मैं बता दूं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप खुद एक चीज बड़े अच्छे से जानते हो कि घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है, और जो घरों के अंदर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है तो वोल्ट आपके पास वहां पे नंबर ऑफ होम अप्लायंसेस बढ़ाने से आपके वोल्टेज पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे भी वही चीज लिखूंगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब्स इन पैरेलल डज नॉट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ ऑलरेडी कनेक्टेड बल्ब्स। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बल्ब्स, increasing the number of bulbs in parallel doesn't affect the brightness of already connected bulbs. Does not affect the already connected bulb, already जो connected bulbs उनके जो brightness पे कोई फर्क पड़े। If the bulbs of different rated powers are connected in parallel, so आपके पास जिसकी यहां से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, जिसकी पावर ग्रेटर होगी वो ब्राइट ही ग्लो करेगा, लेकिन प्रीवियसली हमने सीरीज में देखा जिसकी पावर कम थी वो ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो यहां पे ये चीज लिख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट यहां पे लिख लेता हूं, इफ पावर्स ऑफ डिफरेंट या इफ बल्ब्स ऑफ डिफरेंट रेटेड पावर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if bulbs of different rated powers are connected in parallel, so the bulb with greater rated power glows brighter अच्छा भाई, ये क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बतानी है और क्या रिलेशनशिप आता है, क्या रिलेशनशिप नहीं आता, और कैसे उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, उसका रिलेशन अभी आप लोगों ने मुझे उसका आंसर बताना है कि कैसे उसका आंसर बताते हो। दो तीन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। Two resistors are first connected in series. क्वेश्चन देख लीजिएगा, two resistors are first connected in series. Two resistors are first connected in series and then in parallel, and then in parallel, बाद में इनको पैरेलल के अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्सेस, अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्सेस, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ केसेस, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ केसेस इज, ग्राफ में ड्रा कर देता हूं मेरा बेटा वी और आई के दरमियान। आपके पास वी है और इधर आपके पास आई आ गया।
सो ए की स्लोप आपके पास ये ए है, ये आपके पास मेरा बेटा बी आ रहा है। बी की स्लोप थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ए की स्लोप थोड़ी कम आ रही है। स्लोप वैसे एक्चुअली किसके इक्वल होती है मेरा बेटा? y की वैल्यू को x पे जब डिवाइड करते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा i तो हमारे पास स्लोप आती है। आप लोगों ने ये दो रेजिस्टर्स हैं जिनको आपने कनेक्ट किया पहले सीरीज में और उसके बाद आपने कनेक्ट किया पैरेलल में। सो द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर बोथ द केसेस इज, मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको जरा देख लीजिएगा। पहली स्टेटमेंट ये है, ए इज फॉर सीरीज एंड बी इज फॉर पैरेलल, कि ए सीरीज कॉम्बिनेशन को शेयर कर रहे हैं और बी पैरेलल को। ए इज फॉर सीरीज, बी इज फॉर पैरेलल। बी ऑप्शन है मेरे पास मेरा बेटा, ए इज फॉर पैरेलल एंड बी इज फॉर सीरीज। एंड बी इज फॉर सीरीज। इसी तरह बोथ ए एंड बी, या डी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। खैर ऐसा तो नहीं है, कैन नॉट प्रेडिक्टेड। और ये आपको मैंने बता दूं कि ये आपके पास आर के इक्वल होता है। अब आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि सीरीज के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है या पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। इसका न्यूमेरिकल देखो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, द टू रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले इन दोनों को कनेक्ट किया गया सीरीज के अंदर, उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया मेरा बेटा पैरेलल के अंदर। जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल के अंदर, तो आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि आपके पास ए किसको शुरू कर रहे हैं, सीरीज को, और बी किसको शो कर रहे हैं, पैरेलल को, या ए पैरेलल को शो कर रहे हैं और बी आपके पास किसको शुरू कर रहे हैं मेरा बेटा, सीरीज को। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी, रेजिस्टेंस कब ज्यादा आएगी, जब चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन आई ज्यादा आएगा। यहां तो रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है, जो बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरा बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। आप जी मेरा बेटा आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, माइक में नॉइज। आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं जिन दोनों को पहले कनेक्ट किया गया पैरेलल में, फिर दोनों को कनेक्ट किया गया आपके पास पहले सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में। तो मेरा बेटा आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, या दो आपके पास सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करते हो। तो मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बी इज फॉर मैंने कहा ये पैरेलल है क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो कम आ रही है, इसकी स्लोप आपके पास क्या आ रही है, ज़्यादा। इसका मतलब सीरीज में आपके पास डायरेक्टली दोनों को ऐड किया जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा आती है। अब यहाँ पे भी स्लोप से एक्चुअली हम क्या निकालते हैं, वी एक्स की वाई की वैल्यू को जब एक्स के साथ डिवाइड करते हैं, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। तो रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे देखना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा और किसकी रेजिस्टेंस कम है, उसके लिहाज से ये चीज बतानी होती है। ओके मेरा बेटा, आगे आप लोगों के सामने एक आसान सा क्वेश्चन है। अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर। A person has 5 resistors of each of value R. Each of value R. हाँ ठीक है, each of value R. What can be the ratio of maximum to minimum value of resistance?
what can be the ratio of maximum to minimum value of resistance can be obtained by combining them आपके पास मैक्सिमम, आप एक इंसान के पास 5 रेजिस्टेंस हैं, उन सब की वैल्यू सेम है। सो आपने मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम। तो आपके पास आंसर मैं लिख देता हूं यहां पे ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास मेरा बेटा आ रहे 5 आर ओवर 5 या फिर आपके पास 25। क्या आंसर बनेगा इसका? आर मिनिमम मेरा बेटा हमारे पास होती है आर ओवर एन के इक्वल, आर मैक्सिमम हमारे पास होती है एन आर ओवर आर बाय एन। अब अगर इन दोनों के दरमियान में रेशो ली जाए आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, तो हमारे पास बेटा ये कट कटा के जो इसका आंसर आता है वो एन स्क्वायर आता है। अब मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो लेनी है हमने नंबर ऑफ, जब भी मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशो आएगी तो आपने एन का स्क्वायर लेना होता है कि आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस की जब रेशो ली जाती है तो आपके पास एन स्क्वायर की इक्वल आती है। एन आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 5 रेजिस्टेंस थी, 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास मेरा बेटा 25 आएगा। मैं अगेन मेरा बेटा बताता हूँ, जब आपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस की लेनी है तो ये मैक्सिमम और मिनिमम की जो आपके पास मेरा बेटा रेजिस्टेंस आती है, इसका जो रिलेशनशिप है वो ये है कि जब आप मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस के दरमियान में रेशो लेंगे तो वो रेशो आपके पास एन स्क्वायर की इक्वल होती है और एन स्क्वायर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। एन स्क्वायर आपके पास मेरा बेटा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। मैं अगेन आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैक्सिमम आपके पास बेटा होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है एन आर, ठीक है मेरा बेटा, और जो मिनिमम रेजिस्टेंस होती है वो होती है बेटा आर ओवर एन। आर आर के साथ कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास मेरा बेटा जो रेशो आती है मैक्सिमम और मिनिमम की एन स्क्वायर इक्वल आती है। मैं दोबारा ये चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होती है मेरा बेटा, जब आपने रेजिस्टेंस मैक्सिमम कैलकुलेट करनी हो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, तो यही होता है कि आप सेम वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस को एन आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पढ़ा था, इसके बाद टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा, एन आर आ गया। और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास होती है मेरा बेटा कि हम रेजिस्टेंस को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप इस मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में रेशो कैलकुलेट करें। जब आप आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के दरमियान में रेशो कैलकुलेट करोगे, ऊपर रखो एन आर और नीचे आ रहा है बेटा आर ओवर एन, एन एन के साथ आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एन ऊपर के साथ जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई। तो यहां से ये चीज अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास क्या आ रही, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम, तो जिसके इक्वल आ रहा है बेटा एन स्क्वायर के इक्वल कितनी रेजिस्टेंस है 5, और 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास मेरा बेटा क्या आएगा 25। अब क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मुझे बता दे, बुलाइएगा मिसको जरा।
आज कल इंशाल्लाह इन्हीं के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज की हमारी 1 घंटे की क्लास थी, कल भी 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और आप लोगों को जो टॉपिक वाइज, अब चैप्टर नहीं, अब मैं टॉपिक्स वाइज लेके चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर में से हम लोगों ने पहले करने हैं। तो अभी आप लोगों के सामने अब टेस्ट तब शो होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक काम करना है, वो काम ये है कि काइंडली गौर फरमाकर काइंडली अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश कर लें और आपके सामने आपका टेस्ट शो हो जाएगा। और काइंडली मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लेक्चर का फीडबैक अच्छे वाला देते रहिएगा। जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो भी करते रहें। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।